हेलो बच्चों, हिंदी स्टडी विद मी के इस मंच पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है कहानी। कहानी के महान नायक मुंशी प्रेमचंद। आप लोगों को तो पता ही है मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। कहानियों का सरोकार, कहानी लिखने की शुरुआत ये कह सकते हैं। हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ ही पढ़कर इतने बड़े हुए हैं, है ना। तो हम लोग कहानी शुरू करने जा रहे हैं। कहानी से पहले हम लोगों ने अपने उपन्यास को पूरा किया है और उसके साथ कुछ एक कहानियाँ भी हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने कहानी को। कहानी में हम लोग इसके अर्थ, इसकी परिभाषा और इसके तत्व को आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए कहानी का अर्थ। कहानी का शाब्दिक अर्थ कहना क्रिया से बना है कहानी शब्द। इसका सीधा अर्थ है कोई बात, किस्सा या वृत्तांत सुनाना। किससे बना है कहानी शब्द? कहना क्रिया से, और इसका अर्थ होता है कोई भी बात, किस्सा या फिर कोई वृत्तांत सुनाना। जब हम किसी दूसरे को कोई बात सुना रहे हैं, कोई किस्सा बता रहे हैं, तो वह क्या कहलाती है? कहानी कहलाती है। साहित्यिक रूप। कहानी का अर्थ जब हम पढ़ रहे हैं तो हम कहानी के साहित्यिक रूप को पीछे नहीं छोड़ सकते। यह गद्य साहित्य की एक लोकप्रिय विधा है। कहानी कौन से साहित्य की विधा है? कहानी गद्य में लिखी जाती है, आप सबको पता है। तो यह गद्य साहित्य की एक लोकप्रिय विधा है जो उपन्यास की तुलना में बहुत छोटी होती है। हमने उपन्यास के बारे में बात की थी ना, कि उपन्यास की जो कहानी होती है, उपन्यास की जो कथा होती है, वह एक दिन, एक महीना या फिर एक साल की भी हो सकती है। उपन्यास की तुलना में ये जो कहानी है वो बहुत ही छोटी होती है। इसमें जीवन के किसी एक खंड या मनोभाव का विस्तृत नहीं बल्कि केंद्रित चित्रण होता है। उपन्यास में हमने क्या किया था? विस्तार से चित्रण किया था। लेकिन कहानी में हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस भी मनोभाव की बात कर रहे हैं या किस भी भाग यानी खंड की बात कर रहे हैं, उसका विस्तृत नहीं, केवल केंद्रित चित्रित होता है। मतलब जिस बात को हम दर्शाना चाहते हैं केवल वही बात उसमें दिखाई होती है। किसी घटना, अनुभव या कल्पना का एक ऐसा संक्षिप्त और रोचक विवरण है जिसमें पात्रों, परिवेश और कथानक के माध्यम से कोई संदेश या भाव प्रस्तुत किया जाता है। समझिए, इसे कहानी में किसी भी घटना का वर्णन किया जाता है। कहानी में किसी अनुभव का वर्णन किया जाता है। कहानीकार अपने अनुभव के आधार पर कोई बात हमें बताता है, या फिर कल्पना, ठीक है ना, इमेजिन करके कोई भी बात जो कहानीकार है कल्पना के आधार पर हमारे सामने रखता है, जिसमें पात्र होते हैं, परिवेश और कथानक। कहानी का मुख्य जो चित्रण होता है वो, उसके माध्यम से कहानीकार हमारे सामने कोई संदेश हमें देना चाहता है या फिर अपने मन के भावों को हमारे सामने रखना चाहता है। इसका मुख्य उद्देश्य पाठक का मनोरंजन करना और उसे प्रभावित करना होता है। आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा ना कि कहानी क्यों लिखी जाती है। कहानी लिखने के पीछे बच्चों यही उद्देश्य होता है कि जो पाठक है उसका मनोरंजन हो सके। कहानी लिखने वाला व्यक्ति हमारा मनोरंजन करने के लिए और हमें प्रभावित करने के लिए कहानी लिखता है। अब है परिभाषाएं। कहानी की परिभाषाएं, आपको ये सारी परिभाषाएं याद करनी हैं। सबसे पहली परिभाषा जो हम पढ़ रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद की परिभाषा। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की यह परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिभाषा है, कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य होता है। लेखक क्या करता है कहानी में? हमारे जीवन के किसी एक अंग को या हमारे किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करता है। उसके चरित्र, हमारे जीवन में जो हो रहा है, उसकी शैली और कथा विन्यास,
जितना भी कहानीकार लिखता है ना, जो कहानीकार है मतलब कहानी में जो चरित्र होंगे, कहानी की जो शैली होगी और कहानी लिखने का जो ढंग होगा, सभी एक ही भावों को पुष्ट करेंगे और वो भाव वही है जो लेखक का उद्देश्य होंगे। दूसरी परिभाषा है अज्ञेय की, और अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय है। इनके अनुसार कहानी जीवन की प्रतिच्छाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है, एक शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती। कहानी क्या है? कहानी हमारे जीवन की प्रतिच्छाया है। जैसा हमारा जीवन हमें दिख रहा है, उसकी छाया क्या है? कहानी है। क्योंकि जीवन जो है वो खुद ही एक अधूरी कहानी होता है, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। बस एक कहानी की तरह जो घटनाएं हैं वो घटित होती रहती है हमारे जीवन में। एक शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती। ये परिभाषा किसकी है? अज्ञेय जी की। सामान्य शब्दों में अगर हम सभी परिभाषा देने वाले विद्वानों की बात करें तो वो कहते हैं किसी वास्तविक या काल्पनिक घटना का क्रमबद्ध वर्णन जिसका एक निश्चित आरंभ, मध्य और अंत होता है, कहानी कहलाता है। मतलब कोई भी एक घटना, चाहे वह वास्तविक जीवन पर आधारित हो, चाहे वह काल्पनिक जीवन पर आधारित हो, अगर हम उसका क्रम से वर्णन करें, क्रम से वर्णन का मतलब घटनाएं उसमें क्रम से लिखी हुई हो, जिसका प्रारंभ हमने निश्चित तौर पर सही ढंग से किया हो, मध्य और अंत भी उसका निश्चित हो, वह क्या कहलाती है? कहानी कहलाती है। फिर है हडसन के अनुसार, एक और विद्वान है, पाश्चात्य विद्वान हडसन। वो क्या कहते हैं कहानी के बारे में कि लघु कहानी में केवल एक ही मूल भाव होता है। उस मूल भाव का विकास तार्किक निष्कर्षों के साथ लक्ष्य की एक निष्ठता से सरल स्वाभाविक गति से किया जाना चाहिए। जो कहानी होती है ना, जिसे हडसन ने लघु कहानी कहा है, इन्होंने कहा है कि लघु कहानी में केवल एक ही मूल भाव होता है और उस मूल भाव का विकास किसके साथ होता है? तार्किक निष्कर्षों के साथ, तर्क के साथ होता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की उसमें एक निश्चितता होती है और वो लक्ष्य तक पहुंचना उसका सरल और स्वाभाविक गति से किया जाना चाहिए। तो ये 3 परिभाषाएं थी मुंशी प्रेमचंद जी की, अज्ञेय जी की और हडसन की। परिभाषा के बाद बच्चों हम बात करते हैं कहानी के तत्व। हमने उपन्यास के तत्व पढ़े थे, वैसे के वैसे ही तत्व कहानी के भी हैं, बस उनमें थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। कहानी के तत्व मैंने आप लोगों को उपन्यास के समय में समझाया था ना कि मान लो हम किसी एक चीज़ का निर्माण कर रहे हैं और उस एक चीज़ को बनाने में हमें हजारों चीज़ें, सैकड़ों चीज़ें और चाहिए होती हैं। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें हमें किसी चीज़ को बनाने के लिए चाहिए होती है, वह क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। एक प्रभावशाली कहानी के 6 प्रमुख आवश्यक तत्व माने जाते हैं। पहला है कथानक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्लॉट। प्लॉट कहानी की रूपरेखा या घटनाओं का क्रम क्या कहलाता है? कथानक कहलाता है। नंबर 2, पात्र या चरित्र चित्रण। कहानी में शामिल लोग या किरदार क्या कहलाते हैं? पात्र, और जिन्हें कहा जाता है चरित्र चित्रण। नंबर 3, कथ्य या उद्देश्य। कहानी का मुख्य विचार या वह संदेश जो लेखक देना चाहता है, वह होता है उद्देश्य। देश काल या वातावरण। कहानी किस समय और किस स्थान पर घटित हो रही है, वह कहलाता है उस कहानी का वातावरण। भाषा शैली, संवाद कैसे हैं और कहानी किस तरीके से लिखी गई है, वह कहलाती है कहानी की भाषा शैली। और नंबर 6 है द्वंद्व या संघर्ष। कहानी में आने वाली मुख्य समस्याएं या उतार चढ़ाव क्या कहलाते हैं? संघर्ष। ये हमने 6 प्रमुख आवश्यक तत्व देखे हैं, जिन्हें हमने एक बार के लिए सिर्फ एक लाइन में समझा है कि अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए तो आप उसका उत्तर क्या देंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कहानी के तत्वों को विस्तार से। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कथानक, जिसे कहा गया है कथा वस्तु। कथा वस्तु ही क्या होता है? कथानक होता है ना।
कहानी का ढांचा जिसे कहा जाता है। अगर कथा वस्तु ही नहीं होगी तो हम लोगों को कहानी अच्छी नहीं लगेगी। जैसे कि आप लोग पिक्चर्स देखते हैं तो उससे पहले हमारे सामने पिक्चर का ट्रेलर आता है ना, हम ट्रेलर देख के समझ जाते हैं कि पिक्चर कैसी होगी। तो आप सिर्फ समझने के लिए ये ध्यान में रख सकते हो कथा वस्तु क्या है, पिक्चर का ट्रेलर है ना। और ट्रेलर देख करके हमें पता चल जाता है कि आगे कहानी कैसे होने वाली है। कथा वस्तु के आधार पर ही कहानी का ढांचा खड़ा होता है। कथा में प्राय 3 मोड़ होते हैं, आरंभ, चरम स्थिति तथा समापन, या जिसे कहते हैं हम अंत। कितने मोड़ लेती है हमारी कथा? उसका प्रारंभ कैसा हुआ है, फिर हमने उसके बीच का मध्याह्न का भाग कैसा रखा है, उसकी चरम स्थिति को हमने कैसा बनाया है, और हमने उसका समापन, हम लोग कहते हैं ना किसी पिक्चर को देख करके क्लाइमैक्स, है ना, तो वो क्लाइमैक्स कैसा है, इसके आधार पर कथा वस्तु का निर्धारण होता है। इसका आरंभ कौतूहलपूर्ण होता है। देखिए, कथा वस्तु को बनाते समय हमें किस बात का ध्यान रखना होता है कि प्रारंभ कौतूहलपूर्ण हो, जिज्ञासा बनी रहे कहानी के समय कि आगे क्या होने वाला है। इसकी चरम स्थिति वह बिंदु है जहाँ पहुंचकर कहानी, द्वंद्व, घटनाक्रम, उद्देश्य आदि अपनी चरमता पर पहुंच जाते हैं और कहानी के अंत का पाठक या तो पूर्वानुमान कर लेता है या बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगता है। ये है चरम स्थिति। चरम स्थिति मतलब मध्य का भाग। मध्य में कहानी में कौन सी घटनाएं चल रही है, किस उद्देश्य को उसमें दिखाया गया है, पात्रों के बीच में कौन से द्वंद्व चल रहे हैं, ठीक है ना। और ये चरम स्थिति वो बिंदु होती है बच्चों जिससे हम लोग कहानी के अंत का अनुमान कर लेते हैं, हम आइडिया लगा लेते हैं कि कहानी के अंत में क्या होने वाला है, ठीक है ना। और अगर हमें अंत नहीं पता लगता तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी उत्सुकता से उसकी परीक्षा करने लगते हैं, प्रतीक्षा करने लगते हैं कि अंत में क्या होने वाला है। कहानी का अंत भाग उद्देश्य की स्पष्टता तथा कथा वस्तु की अंतिम परिणति होती है। अंत का भाग क्या होता है, हमें कहानी का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। इस तरह कहानी की कथा वस्तु संक्षिप्त, सजीव, उत्सुकता बढ़ाने वाली तथा स्वाभाविकता एवं द्वंद्व से पूर्ण होती है। कथा वस्तु कैसी होती है कहानी की? कथा वस्तु होती है संक्षिप्त मतलब छोटी, सजीव मतलब जीवित प्रतीत होने वाली, और ऐसी जिससे हमारी उत्सुकता जो है वो बढ़े कि क्या होने वाला है, और अंत में हमें सब कुछ पता चल जाता है। ये थी आपकी कथा वस्तु। अब चलिए नंबर 2 की ओर, जो है हमारा चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण, चरित्र मतलब जो हमारे पात्र होंगे, इंग्लिश में अगर कहें तो जो हमारे कैरेक्टर होंगे वो कैसे होने चाहिए कहानी में। तो कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। देखिए, एकांकी का नाम आपने सुना होगा। एकांकी में पात्र बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा पात्रों को लिया जाता है, लेकिन कहानी में पात्रों की संख्या कम होगी। अब कम रखने के पीछे ये उद्देश्य होता है ताकि वो हमें अच्छी से समझ आ सके। इन पात्रों का चरित्र चित्रण विविध कार्य व्यापारों द्वारा तथा पात्रों के कथोपकथन के माध्यम से किया जाता है। पात्रों के व्यक्तित्व का सहज विकास तथा विश्वसनीयता बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन को दोबारा देखिए कि पात्रों के कथोपकथन के माध्यम से, पात्रों के चरित्र को हम लोग कैसे समझेंगे, उसके कथोपकथन से। और कथोपकथन क्या होते हैं? संवाद, उनके आपस में जो बात हो रही होती है ना, वो उसके माध्यम से। और जो पात्र हमने कहानी में लिए हैं उनका सहज विकास और विश्वसनीय होना बहुत ज़रूरी होता है। पात्रों के चरित्र की संक्षिप्त, स्पष्ट और संकेतात्मक अभिव्यक्ति कहानी के गुण हैं। पात्र कैसे होने चाहिए? संक्षिप्त होने चाहिए, उनका चरित्र संक्षिप्त होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है ना। ये इसकी मुख्य विशेषताओं में भी गिना जाता है। उसके बाद देखिए संवाद योजना। संवाद क्या होते हैं? पात्रों के आपस में वार्तालाप, इंग्लिश में कहें तो डायलॉग। संवाद योजना कहानी को रोचक और सजीव बनाती है ना। संवादों से कहानी हमें कैसे लगती है? रुचिपूर्ण लगती है, क्योंकि संवाद जो है ना वो किसी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। संवाद छोटे होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए ताकि लोगों को जल्दी समझ आए। लंबे तथा बोझिल वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। संवाद की भाषा चुस्त एवं अभिव्यंजनापूर्ण होनी चाहिए, है ना, एकदम स्फूर्ति वाली, और किसी न किसी बात को अभिव्यंजित करने वाली होनी चाहिए संवाद की भाषा। संवादों के माध्यम से घटनाक्रम का विकास,
पात्रों के चरित्रों पर प्रकाश पड़ना चाहिए। संवाद अगर हो रहे हैं ना दो पात्रों के बीच में, तो उससे कहानी आगे बढ़नी चाहिए, लोगों को समझ आना चाहिए कि इसकी बातें क्या हैं और ये क्या कहना चाहते हैं। ये थी हमारी संवाद योजना। उसके बाद देखिए वातावरण। कैसा वातावरण होना चाहिए कहानी के आसपास का। कहानी की कथा वस्तु किसी न किसी देश काल से संबद्ध होती है। कोई भी अगर कहानीकार लिख रहा है तो उसकी जो कथा वस्तु होती है ना, वो किसी न किसी देश काल से संबंधित होती है। कैसे? कोई ना कोई वातावरण पर संबंधित होती है। हम लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ रखी है, जैसे कि इन्होंने भी दे रखा है नीचे, उसने कहा था कहानी। आपको याद है ना कि वो लड़का और लड़की है ना, दोनों अमृतसर के बाज़ार में मिलते हैं, फिर वो एक दूसरे से बात करते हैं, पूछते हैं। तो प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अमृतसर के बाज़ार से। तो वो उसका वातावरण था। कहीं किसी स्कूल को दिखाया जाता है, कॉलेज को दिखाया जाता है, वहाँ की कहानियाँ, कभी किसी के घर की कहानियाँ, संसद की कहानियाँ। तो जिस जगह की कहानियाँ होती है वो वहाँ का क्या होता है? वातावरण। अतः देश काल के अनुसार कहानी का वातावरण स्वाभाविक होना चाहिए। मतलब जैसी कहानी हमने लिखी है वैसा ही वातावरण होना चाहिए। कथाकार घटना, पात्र, प्रकृति सौंदर्य से संबद्ध स्थानों आदि का ऐसा चित्रण करता है जो सहज होता है तथा कहानी को प्रभावपूर्ण बनाता है। कथा लिखने वाला व्यक्ति ऐसी घटनाएं दिखाता है, ऐसे पात्र और ऐसे प्रकृति को दिखाता है कि हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने ही हो रहा है। एक एक चीज़ को व्यवस्थित रूप से बच्चों दिखाया जाता है। अगर हम लोग उसने कहा था कि ही बात करें तो प्रारंभ में इक्के वालों को दिखाया गया है कि वो किस तरह अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह वो व्यक्ति को, एक बुज़ुर्ग महिलाओं को, सबको साइड करते हुए अपने पथ की ओर जा रहे हैं। तो ये होता है वातावरण। यथा उसने कहा था कहानी का आरंभ ही अमृतसर के बाजार से होता है। याद है ना, तेरी कुड़माई हो गई, और वो क्या कहती है? धत। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो जिसमें लहना सिंह का संपूर्ण पंजाबी परिवेश सरसता के साथ रूपायित हो उठता है। कहानी को पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि अमृतसर की बात हो रही है और पंजाबी वहाँ पर दिखाई जा रही है। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए। याद है आपको? तो ये है हमारा वातावरण। वातावरण के बाद ये देखिए, ये आ गए आपके एक कथाकार जनेंद्र कुमार। प्रेमचंद जी महान कथाकार और युग प्रवर्तक कथाकार हमारे जनेंद्र कुमार। बहुत सारे कहानीकारों को आप लोग जानते होंगे ना जनेंद्र कुमार के साथ साथ, जैसे मन्नू भंडारी को आपने जाना हुआ है, आप लोग शैलेंद्र को जानते होंगे, मैत्रेयी पुष्पा को आप लोग जानते होंगे, जयशंकर प्रसाद हो गए, अज्ञे जी हो गए, निराला हो गए, सब कहानीकारों को आप लोग जानते हो। निराला छायावाद में है, कविताएं अधिक लिखी है, लेकिन फिर भी है ना। तो जनेंद्र कुमार ये हैं हमारे कहानीकार। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कहानी की भाषा शैली। कैसी भाषा होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जैसे हम लोगों को समझ में आ जाए, है ना। अगर हम लोगों को उर्दू नहीं आती तो हम कैसे समझेंगे? अगर हम लोगों को हिंदी नहीं आती तो हम लोग कैसे समझेंगे? तो हमारी कहानी की जो भाषा होती है वो अनुकूल भाषा होनी चाहिए, जिससे लोगों को समझ आने लग जाए। जैसे कि कहानी की भाषा विषय एवं पात्र के अनुकूल होती है। मुसलमान पात्र उर्दू शब्द का अधिक प्रयोग करता है तथा पंडित जी संस्कृतनिष्ठ हिंदी अधिक बोलते हैं। तो जैसी भाषा होती है वैसी ही भाषा शैली अगर कहानी की रखी जाए तो वह पाठकों को आसानी से समझ आ जाती है। भाषा सरल, चुस्त एवं छोटे छोटे वाक्य में गठित होती है। आसान सी भाषा होती है तो आसानी से समझ आ जाती है। भाषा भावों, द्वंद्वों को अभिव्यक्त करने में सक्षम होनी चाहिए। पात्रों के बीच में ऐसी भाषा को लेकर आना चाहिए जिससे पात्रों के भाव हम लोग समझ सकें, पात्रों में जो द्वंद्व चल रहा है उसको हम लोग समझ सकें। हम लोग मतलब पाठक, सहृदय पाठक उसे आसानी से समझ सके। चलिए, जब सहृदय का नाम आ ही गया है तो आप लोग मुझे बताइए कि सहृदय पाठक कौन होते हैं। और आज की इस भाग को पढ़ करके आप लोगों को मुझे यह जवाब देना है कि सहृदय पाठक किसे कहा जाता है। मतलब सहृदय शब्द जो होता है ना वो क्या है। आगे देखिए, कहानी लेखन की अनेक शैलियाँ हो सकती हैं। वर्णनात्मक, संवादात्मक, आत्मकथात्मक, पत्रात्मक, डायरी शैली आदि। मतलब लिखने की बहुत सारी शैलियाँ होती है ना, सबका अपना अपना स्टाइल होता है लिखने का। तो वर्णनात्मक,
कोई वर्णन के हिसाब से बड़ी कहानी लिख देता है। संवादात्मक, कोई संवादों को प्रमुखता देता हुआ कहानी लिखता है। आत्मकथात्मक, कोई स्वयं की कहानी लिख देता है। पत्रात्मक, कोई पत्र शैली में कहानी लिखता है ना। डायरी शैली में कोई कहानी लिखता है। तो बहुत सारी शैलियाँ होती है कहानी लिखने की। एक ही कहानी में एक से अधिक शैली का प्रयोग किया जा सकता है। अब ये नहीं कि वर्णनात्मक शैली है तो हम उसमें डायरी शैली का प्रयोग नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं। आंचलिकता, हास्य व्यंग्य, चित्रोपमता, प्रकृति का मानवीकरण आदि आयोजनों के द्वारा भाषा शैली में सौंदर्य वृद्धि की जाती है। मतलब जैसी शैली है, अगर हमें अपनी शैली को बढ़ाना है तो उसमें आंचलिकता मतलब ग्रामीण परिवेश, हास्य व्यंग्य मतलब थोड़ा बहुत हंसी मजाक और थोड़ा बहुत व्यंग्य का पुट। हास्य व्यंग्य, ये हास्य और व्यंग्य शब्द है ना बच्चों, अगर इसे मिलाकर पढ़ा जाए तो उसे प्रहसन कहा जाता है। चित्रोपमता, चित्र भी उसमें शामिल किए जाए। और प्रकृति का मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार आप लोगों ने पढ़ा है। मानवीकरण का मतलब होता है जब हम प्रकृति का चित्रण मानवीय रूप में करने लग जाएं, हम प्रकृति को दिखाने लग जाएं जैसे कि मानव है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताऊं तो मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ पर संध्या को सुंदरी का रूप दिया हुआ है और वो आसमान से उतरकर नीचे आ रही है। आदि आयोजनों के द्वारा भाषा शैली में सौंदर्य वृद्धि की जाती है। ये है हमारी भाषा शैली। और अब है उद्देश्य, कहानी लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है। प्रत्येक रचना में एकाधिक उद्देश्य निहित होते हैं। मतलब कोई ना कोई, जब भी कोई रचना की जाती है, चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, एकांकी हो, नाटक हो, उसके पीछे रचनाकार का एक या फिर एक से अधिक उद्देश्य, है ना। एक उद्देश्य नहीं होता। जैसे एक उद्देश्य अगर हम मान लें तो मनोरंजन करना, तो एक ही उद्देश्य नहीं होता, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। केवल मनोरंजन करना ही कहानी का उद्देश्य नहीं होता। कहानी की घटनाओं, पात्रों के संवादों आदि माध्यमों से कहानी का उद्देश्य व्यंजित होता है। कभी कहानी का उद्देश्य सामाजिक विरूपताओं पर प्रहार होता है, मतलब समाज में जो घटनाएं हैं, समाज के जो दोष हैं, उन दोषों पर प्रहार करना कहानी का उद्देश्य होगा। तो कभी समाज व्यक्ति के आचरणों में सुधार लाना होता है। मतलब कभी कहानीकार हमारे समाज में, हमारे व्यक्ति के आचरणों में जो कुछ सुधार वो लाना चाहता है, तो वो उसका आधार होता है कि हमें अब क्या करना है। तो ये आप लोगों के कहानी के तत्व जो हैं वो यहाँ ख़त्म होते हैं बच्चों। इसके बाद में कहानी के कहानी के तत्व के बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे वो कहानी का विकास क्रम पढ़ेंगे कि कैसे उसका उद्भव और विकास हुआ और कौन कौन से प्रमुख कहानीकार आपके हैं, वो हम आपके अगली क्लास में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़ना चाहते हैं, और इसके साथ साथ आप में से कुछ बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि मैम लाइव आकर पढ़ा दिया करो, तो अगर आप लोगों को लाइव पढ़ना है तो अपने इस चैनल को जो हम लोगों ने मिलकर के बनाया है आप लोगों के लिए, सबके लिए ही है, मुझे भी पढ़ने का मौका मिल रहा है और आप लोगों को भी। तो अपने इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग हमारी एक श्रृंखला बना सकें और लाइव आने की तैयारी कर सकें। तो फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।